नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। तो हमारे आज के मेहमान है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिंह यादव जी। यादव जी, आपका दोपहर न्यूज में स्वागत है जी। राकेश जी, पहले भी दोपहर न्यूज के माध्यम से आप सभी से मुखातिब हो चुके हैं। इस बार फिर आपके साथ में मौजूद हैं। कुछ राजनीतिक चर्चा होगी, कुछ सामाजिक चर्चा होगी, कुछ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। बहरहाल चर्चाओं का दौर हम शुरू करें उसके पहले राकेश जी, आपको सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे कि भी राकेश जी ने भी हाल ही में पिछले दिनों गांधी दर्शन यात्रा निकाली थी, जो कि इंदौर से शुरू हुई थी और भोपाल तक गई थी। और पैदल इस यात्रा का काफी लोगों ने समर्थन किया था। गांधी जी के सिद्धांतों को, भावनाओं को, संदेशों को जन जन तक पहुंचाया गया था। तो राकेश जी, हम जानना चाहेंगे कि गांधी दर्शन यात्रा की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि गांधी जी को 150वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी और इसके पहले कभी गांधी दर्शन यात्रा नहीं निकली, और चूंकि अब आपने गांधी दर्शन यात्रा निकाली थी। जी देखिए, गांधी जी का जो गांधी 150 पूरे वर्ष भर मनाया जाना है, उसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की प्रेरणा से या उनकी भी ये इच्छा थी कि मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसी यात्रा निकले जो सीधे सीधे गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के आदर्शों को युवाओं तक पहुंचा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के सारे सिलेबस में जो जीवनियाँ होती थी हमारे महापुरुषों की, वो हटा दी गई हैं। गांधी जी की जीवनी किसी सिलेबस में नहीं मिलती है बच्चों को। 2000 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो ये जानते ही नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में किन लोगों का योगदान था, आज़ादी कैसे मिली, गांधी जी कहाँ पढ़े थे, क्या उनकी जीवनी थी, कैसे उन्होंने कार्य किए, ये सब कुछ गायब हो चुका है। और मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आपने देखा कि कई लोग नाथूराम गोडसे को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। कई लोग नाथूराम गोडसे की मूर्ति पूजा करने लगे हैं। कुछ सांसद उनको देश प्रेमी बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें नई युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार एक यात्रा इंदौर से भोपाल, गांधी दर्शन यात्रा, ये पैदल यात्रा निकाली गई। इसमें 100 से 125 लोग लगातार इंदौर से भोपाल तक 9 दिन में चलकर पहुँचे हैं। और अनेक स्थान पर युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सबने इसमें भाग लिया और गांधी जी को एक नए क्लेवर में पूरे सिद्धांतों को आज की स्थिति में हमने युवाओं के सामने लाकर रखा। हमने उनको ये समझाया कि आप गूगल पर सर्च करो, पता करो कि गांधी जी कौन थे, गांधी जी का क्या योगदान है देश में, और ये भी पता करो कि गांधी जी को मारने वाला जो हत्यारा नाथूराम गोडसे, ये कौन था, इसका क्या योगदान है देश में, कौन लोग इसके साथ थे, किस तरीके से इसने निर्मम तरीके से गांधी जी की हत्या करी थी। आपका कहने का मतलब ये तो नहीं कि जो गोडसे को हीरो बना के पेश किया जा रहा है, और चूंकि एक जो विरोधी पक्ष है उनमें कई लोग हैं जो गोडसे का समर्थन करते हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहीं न कहीं वो लोग इस प्रकार से मतलब दुष्प्रचार भी करते हैं। तो गोडसे को हीरो बनते देखकर तो ये प्रेरणा नहीं लगी आपको? नहीं, ये दोनों चीजें हैं। एक तरफ हम इस देश में आज भी प्रेरणा भगवान श्री राम ही होते हैं, प्रेरणा रावण नहीं होता है। वो की वही हालत आज गांधी जी और गोडसे की है। गांधी जी की हत्या जरूर हो गई है, लेकिन उनके विचार समाप्त नहीं हुए, उनकी योजनाएं समाप्त नहीं हुई। आज भी जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार है वो गांधी जी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है। लेकिन जो विरोधी हैं वो गांधी जी के नाम का उपयोग सिर्फ वोटों के लिए करते हैं, वोट पाने के लिए करते हैं। उसके बाद वो गांधी जी का चोला उतार फेंकते हैं और फिर गोडसे का जो असली चेहरा है वो सामने ले आते हैं। और इस नीति से हमें बचाना बहुत ज़रूरी है देश की युवा पीढ़ी को, क्योंकि वो ये समझ सके कि इस देश में जो अहिंसा से होता है वो गोली से कभी नहीं हो सकता। क्योंकि महात्मा गांधी जी तो पूजनीय है जी, राष्ट्रपिता है जी, लेकिन महात्मा गांधी जी को इतनी हाइट मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं दूसरे शहीदों को अनदेखा किया जा रहा है जी। तो ये भी कांग्रेस को सोचना होगा कि दूसरे शहीदों के बारे में भी जीवनियों को बच्चों की देखिए। आप देखें 1947 के बाद से जितने स्कूलों के कोर्सेज हैं, और आप माने 80 के दशक तक या 90 के दशक तक सारी जीवनियाँ कोर्सेज में मैंने भी पढ़ी हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, आपके जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अन्य सारे लोग रहे हैं, लेकिन वो अब सब गायब है। सावरकर जी के विषय में क्या ख्याल है? थोड़ा सा देखिए, सावरकर जी के विषय में जो है इतिहास में दर्ज है, अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते और उन्होंने मदद गांधी जी की होती तो शायद आज वो समकक्ष होते सरदार वल्लभ भाई पटेल के। वो पहली सरकार में शायद मंत्री भी होते, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया होता है। ये सिद्ध नहीं होता है। अब उनको महिमा मंडित करना और सिर्फ ये बताना। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 2 बार उन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया। आज उनको बीजेपी अपना नेता बनाती है।
क्यों? सावरकर को क्यों नहीं बनाती है? गोलवलकर को क्यों नहीं बनाती है? क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के गृह मंत्री, कांग्रेस के नेता, उनको अपना लीडर मान रही है? ऐसी क्या वजह आन पड़ी? तो ये एक धोखा देने की कोशिश है बीजेपी की, उसमें वो सफल भी हुई है पिछले कुछ सालों में। उसकी वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस रही है कि कांग्रेस जो शुरू से एक विचारधारा अहिंसा की थी उस पर चलती आई है। एग्रेसिव लेके हमने कभी भी चीज़ों को आगे नहीं किया, लेकिन अब जब लगने लगा है कि आज जो विरोधी पक्ष है पर सरदार पटेल जी और गांधी जी को तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी साथ लेकर चल रहे हैं, उनके नामों पे भी उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आज वो उनको साथ में लेके चल रहे हैं। उसके पहले अगर चले जाएं उसी पार्टी के इतिहास में, यही मोदी जी गुजरात के भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी याद नहीं आया। जब उनके लोह पुरुष अडवाणी जी होते थे, वो कभी नाम नहीं लेते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अडवाणी जी का लोहा पिघल गया है, अब उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम बनने के बाद याद आया, उनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो सच है उसको स्वीकार करना। इतिहास आप नहीं बदल सकते देश का, आप कोर्स से हटा सकते हैं, सबसे हटा सकते हैं, लेकिन आज गूगल एक ऐसी चीज़ है जिस पर सब कुछ मिलता है। और आज हमने वही टारगेट करा है युवाओं को कि आप खुद जाके देखो कि गांधी जी क्या थे और नाथूराम गोडसे क्या थे, सावरकर क्या है या गोलवलकर क्या है और गांधी जी कहाँ हैं और सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं और भगत सिंह कहाँ हैं, उनकी क्या योगदान है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है, किसकी सरकार में मंत्री थे इनके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो किस कांग्रेस सरकार में मंत्री थे? भगत सिंह जी की बात है तो वो भी शहीद आजम का खिताब है और देश की मतलब आजादी की लड़ाई में उन्होंने जान तक। बिल्कुल। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि जब सरदार भगत सिंह जी जब जेल में थे उस समय गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया। ये गांधी जी सपोर्ट कर देते तो हो सकता है। ये बिल्कुल झूठे आरोप है। नेहरू जी स्वयं उनसे मिलने गए थे जेल में, इतिहास में दर्ज है, सब कुछ बातें हुई थी। लेकिन उस समय न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी, न्यायालय अंग्रेजों का था। तो अगर कोई उग्रवादी उस समय, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देशभक्ति में दोनों पक्ष काम करते थे। नरम दल भी था, गरम दल भी था, लेकिन गरम दल के कुछ अपवाद स्वरूप ऐसी स्थितियां बनी है जैसे भगत सिंह जी को फांसी हुई, अन्य चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए। तो ये भी एक लड़ाई का हिस्सा ही था, एक पार्ट था आज़ादी का। लेकिन अहिंसावादी के तौर पर जो गांधी जी ने उसको लीड करा पूरे देश में, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। ताली दोनों हाथों से बजती है। जी हाँ, सभी पक्षों का अपना एक महत्व, सबका अपना महत्व, अपना योगदान रहता है। आजम भगत सिंह जी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर महात्मा गांधी जी को अपन पूजनीय मान रहे हैं तो खैर अपन थोड़ा विषय चेंज करते हैं। अभी फिलहाल जो है मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस हो रही है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो आपराधिक घटनाएं पहले भाजपा के शासन में इतनी नहीं बढ़ी थी जो अब कांग्रेस के शासन में बढ़ी, विशेषकर दुष्कर्म वगैरह की, अपहरण की जो घटनाएं। देखिए, इसमें दो तरह की चीजें हैं। पिछले शासन में आपने 14-15 साल देखा होगा कि वो महिला अपराध बहुत बड़े थे जो बालिग थे, बालिग के ऊपर थे, या नाबालिग बच्चों के साथ भी जो रेप के, शोषण के अपराध थे, जो वो काफ़ी आगे हुए थे। पिछले आप साल भर का रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि समाप्त हो गया है। इसको समाप्त करने के लिए जनता की अवेयरनेस, सामाजिक अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज 6 महीने की छोटी बच्ची है, 4 साल की छोटी बच्ची है, उसको कोई उठा के ले जाता है और वो इस तरह की घटनाएं होती हैं जो समाज को अपमानित करती हैं, तो उस पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भागीदारी अब समाज की भी करना जरूरी है। पुलिस प्रशासन अपनी जगह कार्रवाई करता है। भाजपा के शासन काल में जब ये घटना होती थी तो कांग्रेस ही बहुत जोर शोर नहीं, निश्चित तौर पे उस समय। अब कांग्रेस ऐसा बोल रही है कि समाज की जवाब नहीं, हम कर रहे हैं, कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जितनी अभी घटनाक्रम हुए उसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, अंदर किया गया। मैं उससे आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ। सवाल अब ये नहीं, उस समय जो घटनाएं होती थी कांग्रेस विरोध करती थी, लगातार ऐसी घटना हो रही थी। किसी पे तेजाब फेंक देना, किसी को चाकू मार देना, रास्ते चलते लोगों को लड़कियों से मारा पीटी करना, गार्डन में कोई बच्चे बैठे हैं उनके साथ मारा पीटी बजरंग दल के लोग, ये इन सबका हमने विरोध करा था। लेकिन ये जो घटनाएं जिस तरीके की अभी हो रही हैं, या जो सुनने में आपको आती, महीने 2 महीने में एक घटना हो जाती है कि किसी अबोध बच्ची के साथ ऐसा, इसके लिए एक अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि कितना भी पुलिस प्रशासन 24 घंटे हर घर की निगरानी तो कर नहीं सकता है। तो आज माँ बाप को, बच्चियों के माता पिता को, बच्चियों को भी अलर्ट करने को, वो शिक्षा में भी हमें उस चीज़ को डालना पड़ेगा, उस अवेयरनेस को। आज जो बच्चे गरीब बस्तियों में रहते हैं या बहुत छोटी बस्तियों में रहती है, वहाँ घटना ज़्यादा होती हैं, मध्यम वर्गीय में नहीं होती है। तो वहाँ सुरक्षा के साथ ही इसमें अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि वो लोग, उनके परिवार वाले भी समझ सकेंगे लड़कियों की सुरक्षा करना तो उनको कैसे रहना है। मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ तक कि महंगाई और बेरोजगारी ये कुछ ज्यादा बढ़ रही है, इस पर कांग्रेस सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही, खाली बयानों के तीर जरूर चल रहे हैं। नहीं, देखिए, बेरोजगारी में तो अभी मोदी जी का गवर्नमेंट का ही पूरा डाटा आया है, जो मध्य प्रदेश में साल भर में बेरोजगारी कम हुई है।
उनके डाटा के आधार पे मैं बता रहा हूँ। एक साल में जो कमलनाथ सरकार ने अपने काम शुरू करे हैं, अभी आपने मैग्निफिसेंट इवेंट में जितने भी प्रपोजल आए हैं वो ऐसे प्रपोजल हैं जो ज़मीन पर उतरेंगे। अगर वहाँ किसी 200 युवाओं को रोज़गार मिलता है तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के 200 युवाओं को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि 15 साल में संख्या इतनी बड़ी है, एक साल में सारा रोज़गार मिलना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि जो व्यापार की ओर जाना चाहेंगे युवा, उनको बैंक से जो लोन मिलता था या अन्य माध्यमों से जो उनको आर्थिक मदद मिलती है वो सीधे मिले, उसमें सब्सिडी ज़्यादा हो और उनको परेशानी कम हो, दस्तावेज कम से कम हो। वो ईमानदारी से युवा काम करेंगे, निश्चित तौर पर सरकार उनके साथ खड़ी है और लगातार उनको मदद करेगी। सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, कहीं भी बीच का उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं परेशान किसी को होना पड़े। तो ये इस मामले में सरकार लगातार काम कर रही है और रिजल्ट आपको लगातार देखने को मिलेंगे। चलिए, अभी 2 महीने के बाद में अब चुनावी गतिविधियां शुरू हो जाएगी, पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, इसके अलावा फिर निगम मंडलों के चुनाव, निगम चुनाव भी आ रहे हैं जी। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस ने क्या तैयारी की है? देखिए, पंचायत चुनाव तो जैसे पहले होते थे बिना दलीय आधार पर, उसी आधार पर हो रहे हैं। एक नई तैयारी जो हुई है मध्य प्रदेश में निगम के चुनाव में और नगर पालिकाओं के चुनाव में गैर दलीय आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस बीजेपी का सिंबल नहीं रहेगा। इसमें थोड़ी आपकी बात काटूंगा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस को कि भाजपा का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी रहता है? जैसे महापौर जो अब सीधे चुनने की बजाय पार्षद चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना खतरा महसूस होगा कि पिछली बार कांग्रेस के पार्षद भी हर बार कम आते थे, तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने पार्षदों की संख्या बढ़ाने के लिए देखिए 2 चीज हो रही थी। मैं आपको सिलसिलेवार दोनों चीज पे जाता हूँ। पहले महापौर डायरेक्ट चुनते थे, उसमें महापौर के पास सर्व शक्तियाँ हो जाती थी, पार्षद के पास कोई शक्ति नहीं रहती थी। एक MIC मेंबर बनते थे, उनके पास भी क्षणिक शक्तियाँ रहती थी, तो महापौर निरंकुश भी हो जाते थे, वो पार्षदों की नहीं सुनते थे। इंदौर के हाल आप देखें तो कुछ वार्डों को छोड़कर बड़ी बुरी दशा है वहाँ के पार्षदों की, क्योंकि महापौर उनसे बात ही नहीं करते। लेकिन फिर भी महापौर ने इंदौर को नंबर 1 तो बनाया। नहीं, मैंने माना, लेकिन मैं वार्डों की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 तो इंदौर की जनता ने बनाया, सिर्फ महापौर ने नहीं बनाया। तो हर आदमी का उसमें योगदान है, इंदौर की एक जनता का योगदान है, तो वो नंबर 1 बना। लेकिन जो दायित्व है पार्षदों का, जो काम है उनके, कि स्ट्रीट लाइट है, रोड है, ड्रेनेज है, गलियों को ठीक करना है, हैंडपंप है, पानी की व्यवस्था, अगर वो नहीं कर पाते हैं और उनका मेयर नहीं सुनती है, कोई भी मेयर हो, ये मेयर हो, बाहर की मेयर हो, तो वो 5 साल की बहुत बड़ी परेशानी उस वार्ड के लिए होती है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सोचा गया कि पार्षदों को प्रभावी बनाना है, पहली चीज़। दूसरा, पार्षदों को ऐसे पार्षद चुन के आए जो किसी सिर्फ नेता के प्रभाव में ना रहे, वो जनता के प्रभाव में रहे। इसलिए इसको दलीय आधार से हटाया गया, क्योंकि कुछ पार्षद आप देखेंगे बीजेपी या कांग्रेस में ऐसे हो गए हैं जो 5-5, 6-6 बार के पार्षद हैं, लगातार जीत रहे हैं। जीतना विकास का मापदंड नहीं होता, ये बहुत सीधी बात है। इस देश में नहीं, इस देश में फूलन देवी भी जीती है चुनाव, तो उन्होंने काम करके नहीं जीता, वो एक अलग क्राइटेरिया होता है। हार जीत एक अलग समीकरण है, लेकिन एक नया नेतृत्व हमें लाना है मध्य प्रदेश में युवाओं का, क्योंकि कॉलेज में चुनाव बंद है, कॉलेज से कोई नेतृत्व पिछले 15-20 साल से उभर के नहीं आया है। अब वार्ड पार्षद एक ऐसा नेतृत्व है जहाँ से अगर युवा जो काम करने वाला खड़ा होता है, वो उसको ये रहता है कि मुझे टिकट के लिए कहीं नहीं भगना है, किसी नेता के पीछे नहीं जाना है, मुझे अपने वार्ड की तैयारी करना, और जीतने के बाद अगर मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी का हूँ तो मुझे कांग्रेस के साथ जाना है। तो हमें एक नए युवा नेतृत्व बहुत सारे मिलेंगे हर शहर में, और एक नई टीम बनेगी और एक नए विकास की ओर बढ़ेंगे। इसलिए राजनीति बहुत ज्यादा चलेगी नहीं, खरीद फरोख्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो भी अगर जिस आइडियोलॉजी से लड़ रहा है चुनाव, आज मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और मेरे साथी और भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ते हैं तो आइडियोलॉजी नहीं बदलेंगे। 1-2% ऐसा होता है जो बदलते हैं, बाकी नहीं होता। आमदन आप विधानसभा में भी देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, कुछ 2-5 लोग होते हैं, तो आइडियोलॉजी नहीं बदली जाती। और लोग भी जो एक मोटो बना के वोट देते हैं, क्योंकि पार्षद का चुनाव डोर टू डोर होता है, बहुत क्लियर होता है कि कांग्रेस आइडियोलॉजी का व्यक्ति है, बीजेपी आइडियोलॉजी का है, किसको जिताना है या कोई निर्दलीय है उसको जिताना है। दूसरे जिलों की तो अपन बात बाद में करेंगे। अगर इंदौर की अपन बात करें, चूंकि आपका भी इंदौर गृह जिला है और इंदौर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, तो आपको लगता है कि इस बार कुछ सत्ता परिवर्तन निश्चित निगम परिषद पर भाजपा की बजाय कांग्रेस की सरकार? निश्चित तौर पे इस बार जो मेयर बनेगा वो कांग्रेस का होगा। रिजर्वेशन के बाद जो भी कैटेगरी का मेयर आएगा, हमारी कोशिश नहीं, पूरी सरकार की कोशिश है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन प्रमुख शहरों में मेयर इस बार कांग्रेस का बने, ताकि विकास की गति बढ़ सके। और जो कमलनाथ जी का स्वप्न है कि शहरों को बहुत व्यवस्थित तरीके से विकास किया जाए, इनको फैलाव में विकास किया जाए, नए उपनगर बने, उनमें व्यवस्थाएं सारी पहले दी जाए, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्लानिंग उन्होंने छिंदवाड़ा में की है वैसी प्लानिंग वो हर जगह करना चाह रहे हैं। और अगर एक कांग्रेस का मेयर बनता है तो वो एक बहुत कंटिन्यूशन में गवर्नमेंट और लोकल परिषद काम कर पाएगी। केंद्र
की ओर से भी तो बार बार प्रदेश सरकार मांगती है कि हमें इतना चाहिए उतना चाहिए करके, और उसी प्रकार चूंकि अब यहाँ पर परिषद निगम की है, मतलब भाजपा की है, तो वो भी प्रदेश सरकार से अपेक्षा रख रही है। लेकिन अभी जैसे कुछ दिनों पहले ही आरोप लगे थे कि प्रदेश सरकार मदद ही नहीं कर रही कई मामलों के अंदर। देखिए ऐसा नहीं होता है, जब बीजेपी की सरकार थी कई मद का पैसा आता था, ये दूसरे मद में खर्चा कर देते थे। आज उस बात की मॉनिटरिंग हो रही है कि जिस मद का पैसा आ रहा है, अगर ठेकेदारों का पैसा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का पैसा आ रहा है, उसी मद में खर्चा हो। नीचे दूसरे शिक्षा के लिए कोई पैसा आ रहा है, उस मद का पैसा है, उसमें खर्चा हो। इधर से उधर उसका चेंजिंग नहीं हो, सब्स्टिट्यूट नहीं हो। तो इसके लिए उसकी मॉनिटरिंग की गई। तो बहुत सारी चीजें उसमें। मूल मुद्दा ये है कि मतलब आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की ही सत्ता निगम को मिलेगी? एक कुछ मेन जो चीज है क्या दिख रहा है? देखिए अभी तो ऐसी कोई हालत नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में हो और बीजेपी के। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब ये चुनाव चिन्ह होते हैं, तो इंदौर में हम जब टिकट के लिए जाते हैं तो कई पुराने नेता, कई पहले लड़े हुए चुनाव लड़े हुए नेता, वो सब दावेदार होते हैं। वो नया नेतृत्व जिसको बोलते हैं, जो वार्ड में काम कर रहा है, वो टिकट तक नहीं पहुंच पाता है। ये एक हकीकत है, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं कर पाता। वो दिन भर वार्ड में काम करता है, उसने अपनी इमेज बनाई हुई होती है। हमने एक मौका दिया युवाओं को आगे आने का। मतलब पार्टी टिकट नहीं बांटेगी, सारे युवा फ्री फॉर ऑल? नहीं, फ्री फॉर ऑल का विषय नहीं है इसमें। टिकट का विषय आपका जो पंजा निशान बोल रहे कि जो 5 लोग, मतलब जो कई बार चर्चा, पहले क्या होता था, एक टिकट हम अधिकत करते थे। मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं, टिकट नहीं दे रहे ना हम, टिकट नहीं दे रहे हैं हमारे सामने वाले को जो नया। देखिए एक वार्ड में 5 लोग लड़ना चाह रहे हैं, 5 लोगों में से हमें लग रहा है कि युवा बहुत मजबूत है, तो हम चारों लोगों को बिठा के बोलेंगे कि ये इसका समर्थित है। 1-2 वार्ड 5 वार्ड में नहीं होगा, तो वो जो युवा बहुत मजबूत है वो निश्चित तौर पर जीत के आएगा। और वो कांग्रेस आइडियोलॉजी का, तो कांग्रेस में ही रहना है। तो एक फ्री फॉर ऑल नहीं बोल सकते इसको, लेकिन एक स्वस्थ कंपटीशन मिलके हमें वही रहेगा। नहीं, स्वरूप चेंज है। फ्री फॉर ऑल में क्या था कि आप एक घोषित कर रहे थे समर्थित लिस्ट, इसमें हम कोई लिस्ट कांग्रेस बीजेपी घोषित नहीं कर रही है। उसमें समर्थित उम्मीदवार लिखेगा कि हम कांग्रेस आइडियोलॉजी के, हमें वोट दें, हम कांग्रेस की परिषद बनाएंगे। तो ऐसा रहेगा, उसका स्वरूप थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन एक नई युवा पीढ़ी उसमें सामने आएगी। चलिए सर, आपको गांधी दर्शन यात्रा की एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने जैसे अभी चुनाव के विषय में भी काफी अच्छी जानकारी दी है। बहरहाल अभी तो काफी समय है, देखा जाए तो 2 से 3 महीने का समय है, और इसके बीच क्या समीकरण बनते हैं, क्या हालात बनते हैं, हम एक बार फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आप दोपहर न्यूज के लिए आए और इतना आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर।